अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस के साथ मैं और ताहिर मलिक साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज प्रोग्राम में हमें मारूफ तज्जियाकार सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब ज्वाइन करेंगे। 35 रुपये पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में जो इजाफे का मुजदा है वो तो आप तक पहुँच चुका हुआ है। महंगाई का सुनामी आने वाला नहीं है, आ चुका हुआ है। किरायों में इजाफा हो गया, बाशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होगा। ये ज़ाहिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका पूरी इकॉनमी पर आता है। मईशत तो बदहाल है। आगे जो बुरी खबर है वो ये है कि ये यहाँ पे रुकेगा नहीं मामला। इसके बाद गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी और बढ़ाई जाएंगी। और दूसरी तरफ मुल्क की सियासत है, उसकी भी सूरत हाल कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही। इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान अपनी जगह पर है। इमरान खान कहते हैं उनकी जान को खतरा भी है और बड़े बड़े उन्होंने नाम लिए। उसके अलावा जो इलेक्शंस के लिए उन्होंने 2 असम्बलियाँ तहलील की थी, उनके इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो उस पर बड़ा वाज़ेह है, लेकिन क्या अदालतें उस पर किसी किस्म का कोई, मैं उसको रिलीफ कहूँगा, आगे कर दें, उसकी मुद्दत बढ़ा दें कि जी फ़लाँ ज़रूरत पड़ गई या फ़लाँ मसला आ गया या फ़लाँ चीज़ है, इसकी वजह से अब इलेक्शंस आगे होंगे। और क्या ये तमाम मामला ठीक हो सकते हैं अगर इलेक्शंस हो जाएं, जहाँ पर ये अब पहुँच चुके हैं। इमरान खान साहब अगर बिलफर्ज आ जाते हैं, इलेक्शंस हो जाते हैं, तो उनके पास इस सब मामले का क्या हल होगा। लेकिन उससे पहले जिस सवाल से मैं इसका आगाज़ करना चाह रहा हूँ प्रोग्राम का, वो हबीब अकरम साहब आपसे है कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इमरान खान की कीमत ना गिराई जाती 9 अप्रैल 2022 को, तो क्या हालात आज भी उतने ही बुरे होते अगर आज उनकी हुकूमत होती, या ये गवर्नमेंट जो है ये पर्टिकुलरली कंट्रोल करने में इकोनॉमिक क्राइसिस को खासतौर पर नाकाम रही है? देखिए, उस वक्त भी अगरचे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, यानी इब्तदा में अगर आप देखें 2018 में जब ये हुकूमत आई थी, फिर 2019 से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, जिस कम होता चला गया। और करंट अकाउंट डेफिसिट वो बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से हमारी करेंसी की कीमत जो है वो कदर जो है वो मुसलसल कम होती चली जाती है। तो लिहाजा उसके बाद फिर एक मौका आया कि जब शौकत तरीन साहब ने वजारत खजाना संभाली, तो उन्होंने कुछ 2 काम किए। उन्होंने एक तो यह है कि इंटरनल कंजम्पशन थोड़ी सी बढ़ाई। थोड़ा इमरान खान साहब ने एक और अच्छा काम जो किया था वो ये किया कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमनेस्टी दे दी, जो उससे पहले उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए दी थी। तो लिहाजा एक मजमूई तौर पर जो इकोनॉमी का माहौल था वो कुछ ऐसा था कि गर्मी बाजार चारों तरफ महसूस हो रही थी। और अगर वो हुकूमत रहती तो एक अंडरस्टैंडेबली जो उस वक्त, यानी आज की अगर हम बात करते, तो आज अगर इमरान खान हुकूमत में होते तो शायद हमारा डॉलर जो है वो 200 रुपए के कहीं नीचे कहीं ट्रेड कर रहा होता। क्योंकि ये जो बाद में हमने जो यकायक हुकूमत बदल के एक तासुर दिया कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसियां सारी की सारी बदल दी जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर जो मजमूई तौर पे एक फिजा बन गई कि अब पता नहीं इलेक्शन होगा या इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक में एतमाद पेश हुई थी तो उसके बीच में भी एक मौका आया था कि जब इलेक्शन होने के इम्कानात पैदा हो गए थे, जब खुद उन्होंने तो लिहाजा उसके बाद से फिर कोई सूरत आप यूं कहिए कि चूंकि काम की नहीं बनी, तो और फिर इस हुकूमत के ऊपर इमरान खान का दबाव भी बहुत ज्यादा रहा। और फिर वैसे भी एक सूरत वैसे हबीब साहब बनी थी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उन्होंने कहा था कि द डे दिस गवर्नमेंट सोन इन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, आपका डॉलर नीचे आया, सो दिस इज सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग। एक दफा ये बीच में कुछ तासुर सा बना था कि वो DGISPR साहब जो थे ना वो इस काम के माहिर थे, ना उन्हें मुआशरात का पता था। मज़ाहिर है एक मुख्तलिफ एक हरबी मामलात से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो इकोनॉमी के बारे में कोई नाइव सी बात ही कर सकता है। तो लिहाजा बहरहाल उनकी बात को तो आप एक प्यार मोहब्बत में कही हुई बात ही समझिए। ठीक। अच्छा ताहिर मलिक साहब, मुझे याद है इमरान खान की जब हुकूमत आई तो बड़े बड़े आपके कोलीग्स एंकर पर्सन्स और तज्जियाकार वो कहते थे कि यार 6 महीने बहुत होते हैं, अब आप पिछली गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। इस गवर्नमेंट को अब तकरीबन 10 महीने होने लगे हैं, स्टार्ट हो गया 10वां महीना तकरीबन। तो ये अभी तक पिछली गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं और अगली कैंपेन ये है कि वो उससे भी 4 साल पीछे चले जाएंगे कि उस दौर में हमारी क्या परफॉर्मेंस थी और उसका मुवाजना करें आप इमरान खान के 4 साल। अकबर देखो, ना तो हबीब किसी पार्टी का नुमाइंदा, ना मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा। हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हमें जर्नलिज्म की बात करनी चाहिए। मैं आपको बड़ी ओपन स्टेटमेंट देता हूँ, 0-1% फ़र्क नहीं है इमरान खान में और नवाज शरीफ में और इसहाक डार में। मुझे इसी तरह याद है जिस तरह हमारे साथ हबीब बैठा है ना, शौकत तरीन साहब ने
आपके मीडिया में ये फरमाया था कि हमारा मुआहदा हो गया है, हर महीने पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और ये 240 तक जाएगा। ये हमारी याददाश्त नहीं है। और आपको याद है जब खान साहब को ये पता चल गया कि जनाब वो उनको पहले किसी ने ख्वाब आ गई थी, बाद में पता चला अमेरिका, तब उनको पता चल गया था वो जा रहे हैं, तो उन्होंने 150 रुपये जब लीटर किया था ना, मुझे अच्छी तरह याद है 105 अरब रुपए सब्सिडी चली गई थी। ठीक है, उन्होंने सब्सिडी से उनके जी ये तो बरूदी सुख बिछाओ ना, ताकि आगे अगर जो भी अपना जमात आएगी उसको छतरोल होगा। नहीं, उस वक्त बिलावल भुट्टो जो थे ना, वो महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे और पेट्रोल के ऊपर ही वो कह रहे थे कि पेट्रोल 7 रुपए बढ़ा दिया, इतना बढ़ गया। गल मुका लेंगे, मेरी बात सिंपली ये है, मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं कह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों की एक ही फिलॉसफी है। इमरान खान 10 दफ़ा कह चुका है कि IMF मसले का हल है, और इसहाक डार ने 10 दफ़ा कहा IMF मसले का हल नहीं, अल्टीमेटली वही कर रहा है। मेरा सिर्फ एक आर्गूमेंट है, इन दोनों के पास कोई प्रोग्राम नहीं, दोनों ने IMF के पास जाना है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर इमरान रहता तो डॉलर 10-20 रुपए नीचे आ जाना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये मेरा आर्गूमेंट है। ठीक है हबीब साहब, आप चूंकि कॉमर्स रिपोर्टिंग भी करते रहे, इसहाक डार साहब को आप कहां पे रेट करते हैं? और तहरीक इंसाफ को भी हम छोड़ देते हैं, मिफ्ता भाई के साथ क्या मसला था? यही सारी पॉलिसी तो वो लेके चल रहे थे, तो खासतौर पर इनको क्यों बुलाया वहां से? देखिए, अहम तरीन मसला यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का जो बिजनेस है, ज्यादातर बिजनेस वो ऐसा है कि अगर दुनिया में कहीं और हो तो उसको बिजनेस ही ना कहा जाए। ये बिल्कुल पाकिस्तान में आप यूं समझिए कि एक इलीट कैप्चर है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है। और मैं बरसबील तस्करा अर्ज कर दूं अकबर, ये जब IMF आता है ना, बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये होता है कि आपकी रियासती इलीट नाकाम हो चुकी है, और ये रियासती इलीट को एक नया इंजेक्शन लगाने के लिए ताकत का IMF के पास जाया जाता है। यानी नुकसान उन लोगों ने किया होता है, फैला हम सब पे दिया जाता है। तो लिहाजा ये जो इलीट का फेलियर है, और पाकिस्तान में एक दफा नहीं हुआ, ये इलीट का फेलियर 24वीं दफा हो रहा है। तो इलीट कैप्चर की जो हबीब साहब आप बात कर रहे हैं, आप भी गए होंगे आई एम श्योर, ये सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं, बड़े बड़े मैसेज हैं, वहां पे आप किसी बड़े सरकारी अफसर के रेफरेंस से चले जाएं, 3-4 हज़ार रुपए में आपको कमरा मिल जाएगा जो गर्मियों के अंदर यख ठंडा, 24 घंटे AC लगाएं आप। वो किस तरह से अफोर्ड हो रहा है? और यहां पे जो फ्री गाड़ियां, फ्री पेट्रोल, फ्री प्लॉट, फ्री फोन, फ्री गैस, फ्री बिजली, ये अशराफिया हमारे यहाँ पे ये कर रही है। 250 खरब रुपए की सब्सिडी और मुराद इनको मिल रही है, और जो पैसे पूरे करने हैं वो 35 रुपए यहाँ पे बढ़ाए हैं, अगले 10-15 दिन में 10-15 दिन रुपए और बढ़ जाएंगे। हमारा है ना, ये मुल्क हमारा है। मैं इसकी एक आपको सादा सी मिसाल दे दूं कि मतलब एक शख्स है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी फर्ज कीजिए कि उसके असासे हैं 100 अरब रुपया और मेरे असासे हैं 100 रुपया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि IMF के नजदीक IMF ने जो कर्जा देना है वो बराबर तकसीम होगा। वो 100 अरब वाले पे भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी मेरे 100 रुपए वाले पे है। तो लिहाजा ये एक इलीट की नाकामी है जो हम भुगत रहे हैं। अच्छा, ये कभी सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें, ये जिस इलीट की, जिस अशराफिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें सियासतदान भी हैं, बड़े लैंड ओनर्स भी हैं, सारे जितने भी हैं अशराफिया के अंदर, बिजनेस टाइकून्स भी। ये कभी ठीक होगा? ये जो स्ट्रक्चरल आपने कहा है कि ये यहाँ पे फ्लॉ है, एक नीयत तो किसी की नजर नहीं आती इसको ठीक करने की, ये जो अयाशियां चल रही हैं ये कैसे खत्म होंगी? जो इक़्तिदार से निकाला गया है उसकी रीजन क्या है, और उनकी जगह पर आने वाले लोग हैं। जहां पर ये एक तरफ सियासी लड़ाई है, ताहिर मलिक साहब इस पर ज्यादा अच्छी तरह रोशनी डाल सकते हैं कि इसके अंदर हम एक तबकाती मामला भी देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत की जदलियात हैं कि एक तरफ मुकम्मल तौर पर वो लोग हैं जो इलीट हैं, जिनकी दूसरी और तीसरी नस्ल इस वक्त पाकिस्तान की, और बाज की चौथी और पांचवी नस्ल जो है वो पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी इक़्तिदार के रिंग के अंदर ही है। हमेशा से वो उन लोगों को कोई ना कोई ऐसी चीज मिलती रही है, सरकार की तरफ से ऐसी रियायत मिलती रही है जिसकी बुनियाद पर उनकी दौलत और उनका इक़्तिदार तो बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान का प्रॉब्लम यह था कि इन्होंने चूंकि जरा क्रूड अंदाज में माफियाज कहना शुरू कर दिया था। इन्होंने कहा कि मैं माफियाज के खिलाफ मूव करूंगा, और उसके बाद क्या हुआ आप देख लीजिए कि शुगर मिल, अगरचे मैं जिस अंदाज से इन्होंने हाथ डाला था मैं उसके कुछ खिलाफ था और मैं अब भी उसको दुरुस्त नहीं समझता। शुगर मिल्स के ऊपर जिस तरह इन्होंने काम करना शुरू किया, और फिर मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मैन्युफैक्चरर्स को इन्होंने सब्सिडाइज करना शुरू किया। शहरों के बारे में एक कहना शुरू किया कि जनाब आप इनको वर्टिकल बढ़ा लें, हमने जरूरी सरकार के पैसे लगाने हैं कि बड़े बड़े सूरत में हम वहां तक नाली भी पहुंचाएं, पानी भी पहुंचाएं और बिजली भी पहुंचाएं।
लिहाजा एक पूरे का पूरा एक समाज जो था उसमें कहीं ना कहीं एक तब्दीली का एलिमेंट नजर आ रहा था। ज़ाहिर है जमहूरियत में ये एवोल्यूशन होता है और बड़ी बारीक बारीक चीजें इब्तदा में होती हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सब लोग उन्हें आके क्या किया, आके उन्होंने मईशत ठीक नहीं की, आके उन्होंने कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं की। अकबर साहब आके सबसे पहले क्या किया, नैब खत्म किया। उसके बाद क्या किया, अपने केसेस खत्म बिल्कुल किए। उसके बाद क्या किया, अपने लोग, एक बहुत बड़ी काबीना वजूद में आ गई। उसके बाद क्या किया, सारे के सारे सरकारी घर दरगे में आ गए। तो लिहाजा आप, और उसके बाद ये करना है कि अपने मुखालिफिन को उन्होंने पकड़ के जेलों में डालना है और अगले इलेक्शंस नहीं होने देने। मैं इस पे सियासत पे हम बात करते हैं। ताहिर मलिक साहब, एक डिफरेंस जो हबीब साहब के नज़दीक है वो ये है इमरान खान में और बाकी सब में, जिनको अभी आप कह रहे थे कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान एटलीस्ट ट्राइड कि माफिया पे हाथ डाला जाए। नहीं, वो सही कह रहे हैं। खान साहब ने बड़ा अच्छा हाथ डाला था। सबसे पहले उनको शुगर वालों ने समझाया, वो बड़ी ढेर सारी खंड होगी, उन्होंने कहा बाहर भेज दो। उन्होंने 3 बिलियन रुपीस बना लिए। बाद में पता चला चीनी ख़त्म हो गई है, तो जनाब मेरे पैसे से मेरी सब्सिडी देकर फिर चीनी बाहर से खरीदी गई। तो खान साहब का भी होमवर्क ऐसा ही है। सीधी सीधी एक बात है, सिंपल, जो मेरे जैसे काम सिटीज़न को समझ आई है। दुनिया में जब भी आप प्रेशर आता है, रियासत जिससे निज़ाम चलता है वो 12,000 रुपये चलती है। और सानू दसो 75 साल से मेरे दुआले हुए कि अवाम कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानी, वो किन्नी को कुर्बानी लेनी चाहिए, पहली गल। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पेट्रोल महंगा किया, सारा महंगा किया, इनका कोई हक नहीं है। 2500 अरब आपने बताया ये मरात का लेते हैं, यार 20% कट नहीं बनता। 12,000 अरब रुपए से ये रियासत चलती है। अगर ये 20% कट अपने पे लगाए, मेरे पे तो लगा दिए इन्होंने। 2,000 अरब, एक सुन लें जरा, 2,000 अरब वहां से आप निकालें, 2500 अरब वहां से निकालें, ये $2 बिलियन बनता है। यकीन करें अकबर, आप $1 बिलियन लेने के लिए ये सारी जलालत कर रहे हैं हमारी में। बिल्कुल। तो मैंने आपको खड़े खड़े यहाँ पे एक आम आदमी, एक इस बिल्कुल सिंपल तो मलिक साहब ये बताएं ना कि जो लोग बड़े बिजनेसेस वाले, जिनके बिजनेसेस को सब्सिडीज मिलती हैं, जिन्होंने अपने बिजनेसेस के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसके लिए सब्सिडाइज फ्यूल उनको चाहिए, फिर वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में आपसे लेते हैं। सिर्फ एक सेक्टर की मैंने $2 बिलियन वो अगर हुकूमत में होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो ये काम करेंगे जो आप कह रहे हैं। फिर बात करो ना जमहूरियत पे, बात करो इस निजाम पे। फिर असागडार इशू तो ना हुआ, फिर इमरान खान इशू तो ना हुआ। अफराद इशू है, तो ये है। अफराद क्यों नहीं इशू, जब अफराद स्टेक होल्डर्स हैं। ये वही निजाम है, ये दोनों एक ही निजाम के साथ चल रहे हैं। मेरा आर्गूमेंट ये है, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं आता। जी, मैं अर्ज करना चाह रहा था, इसहाक डार साहब जो है वो अपनी नाकाबिलियत की वजह से इशू है। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो उस वक्त भी पाबंदियां लगी थी। उस वक्त इसहाक डार साहब ने क्या किया था, हमें सऊदी अरब से डेफिड पेमेंट पे ऑयल मिल गया था, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि देखिए मैंने पाकिस्तान की मईशत को संभाल लिया था। 2013 में ये साहब वजीर खजाना बने। उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त चाइना ने अपनी ओबर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत पैसे दिए और हमने वो पैसे जिन डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में लगाए, उन्हें डेवलपमेंट कहना भी शायद डेवलपमेंट की लफ्ज की तौहीन है, लेकिन बहरहाल हमने लगाए, पाकिस्तान में पैसा आ रहा था और हुकूमत उसको अंदाज, कोई इन्वेस्टमेंट कर्जे ही थे वैसे, वो भी बाद में जाके पता चला वो कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी खाली। अच्छा, वो प्रोजेक्ट बन गए। उसके बाद अब क्या हो रहा है भाई, मिनिस्टर का मसला ये नहीं होता कि आते हुए पैसों के साथ आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं भाई, वो तो आपको बना दे, मुझे बना दे, ताहिर मलिक साहब को बना दे। अगर पैसे आ रहे हैं तो हम बड़े आराम से आगे खर्च करते रहेंगे, हम बड़े अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और भाई फाइनेंस मिनिस्टर का काम तख्लीके दौलत है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना, कारोबार करना, पाकिस्तान के अंदर खिदमात का यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है काम है। और आप इसकी तवक्को इसहाक डार साहब से करें तो मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब तो आखिरी आदमी है जिनसे ये तवक्को की जानी चाहिए। अच्छा, आगे अब आ जाते हैं थोड़ा सा इलेक्शंस की तरफ। ये एक नैरेटिव है इमरान खान साहब का कि द सूनर द इलेक्शंस विल बी हेल्ड, जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी हम माशी बहरान से निकलने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं हबीब साहब साथ वो कि जल्दी हो जाए इलेक्शंस तो बेहतर है, वरना मुश्किल से मुश्किल फैसले, और वो वही मुश्किल फैसले हैं अगेन जो आप ये 35 रुपए बढ़े हैं कल, वो इमरान खान साहब को भी करने पड़ेंगे। तो क्या डिफरेंस क्या होगा उसमें आगे, क्या उनके पास आपको लगता है डिफरेंट प्लान होगा? वैसे ये फैसला जो IMF की तरफ जाने का फैसला है ना, ये तो इस वक्त आप यूं समझिए कि एक मरीज है जो आईसीयू में है और उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो लिहाजा ये तो वो सूरत हाल है। आप इसमें ज्यादा इमरजेंसी में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो लिहाजा आपको जाना तो इसी तरफ पड़ेगा। जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे टेक्सटाइल, अभी तो आपने बिजली की बात की ना,
ये बिजली के मामलात को ठीक करना क्या आपके ख्याल में बहुत आसान काम होगा? नहीं, इसके लिए बहुत फैसले लेने होंगे। क्या पाकिस्तान में खाद की प्रोडक्शन को देखना और उसके ऊपर जो सब्सिडी का मामला है उसको दुरुस्त करना क्या आपके ख्याल में आसान है? बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और वहां पे तो हम खासतौर पे जब हम अशराफिया की बात करते हैं, सबसे बड़ी अशराफिया की बात करते हैं, तो देखिए हम जो असल इश्यूज हैं ताहिर मलिक साहब, उन पे हम ऊपर ऊपर सतही बात तो कर लेते हैं, हम तय में जाके बात जवाब देना चाह रहा था। मैं हबीब की एक बात का जवाब देना चाह रहा, यू आर द वन हू डिस्कसिंग विद मी। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये नैरो हो रहा है। इसने दुनिया को समझा दिया, गरीब मुल्कों को, कि अब ये तल्ले मिनटे नहीं चलेंगे। सऊदी अरब बाई बाई नहीं खेलेगा, चाइना पैसे नहीं देगा। ये जो सारी दुनिया आपको IMF की तरफ क्यों लेके जा रही है, जहाँ पे इसहाक डार फंस गया। इसहाक डार पुराने जमाने में रह रहा था कि रो पिट के जाके पैसे लेंगे। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये, सारे कहते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही करो, अपने एक्सपेंस ठीक करो, अपने अखराजात ठीक करो। उनको क्या गरज है कि पेट्रोल। एक और बात करूं, ओगरा की पता क्या आपको रिकमेंडेशन है? 83 रुपए की, अभी तो 35 रुपए सलाम भी हुई है। इट इज द बिगनिंग। अभी पार्टी ओगरा ने फटियां लगाई है ना, उनका अगले सेगमेंट में जिक्र करना है। अभी मैं अब जरा थोड़ा सा महंगाई अभी शुरू हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यही नजर आ रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हबीब साहब, इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको पंजाब और KP के एट टाइम, ऑन टाइम? मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन है वो बर वक्त होंगे। उसकी वजह यह है, अकबर बाजवा साहब, दस्तूर के अंदर कोई किसी शर्त के बगैर, किसी अबहाम के बगैर ये वाज़े लिख रखा है कि जब भी कोई असेंबली टूटेगी 90 दिन के अंदर अंदर उस असेंबली की तश्कील के लिए इलेक्शन दोबारा होंगे। अब यहां से कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां से हम दस्तूर की कोई ऐसी तशरीह कर सके जिसके नतीजे में हम हबीब साहब, दस्तूर के अंदर बड़ा बड़ा कुछ, एक दस्तूर को थोड़ा सा ट्विस्ट करने का एक जो पुराना तरीका है, वो एक रोमन मैक्सिम जो है ना, दैट विच इज अदरवाइज अनलॉफुल नेसेसिटी मेक्स इट लॉफुल। अमन अमान की सूरत खराब हो जाए, नेसेसिटी है जी, आगे कर दें इलेक्शंस। इकोनॉमी की सूरत खराब है, नेसेसिटी है, आगे कर दें इलेक्शंस। 100 चीजें और मर्दमशुमारी करनी है, मर्दमशुमारी करनी है जी। इमरान खान साहब ने अंडरटेकिंग दी थी, वो चले जाएं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के हाँ जी ये तो जरूरी है करनी, तो फिर आगे चला जाएगा। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर इसके थ्रू तो आगे जा सकता है ना। फिर कोर्ट को रीराइट नहीं कर सकती। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अमनो अमान की हालत काफी ठीक है। ये 2013 से तो ज्यादा बेहतर है ना इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। 2013 में इलेक्शन हो सकते थे, तो 2023 में क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, फिर उसके बाद जहां तक ये मामला है मर्दमशुमारी का, तो इस हवाले से आप पढ़ के देख लीजिए जो कौमी असम्बली से मुतल्लिक आर्टिकल्स हैं, उनमें वाज़े तौर पे लिख रखा है अगर असम्बली टूट जाएगी तो फिर क्या होगा। उससे पहले जो मर्दमशुमारी के नतायज जो मुयस्सर होंगे उसी की बुनियाद पर इलेक्शन होगा। जैसे पहले और वो 2017 रही है, तो लिहाजा उसी के तहत इलेक्शन होगा। आप इसका सबूत ताहिर मलिक साहब, हबीब साहब को बड़ी अच्छी की उम्मीद है कोर्ट से भी और आगे ओवरऑल सिस्टम से भी, आपको भी है? मुझे 100% इख्तलाफ है हबीब से। मुझे लगता है कि अगर तो मेरा भाई इतना मुझे मासूम लगा, लगता है किसी नॉर्वे या स्वीडन से ये पेपर दे रहा है। इस मुल्क में 35 साल 4 लोगों ने हुकूमत की है, बाकी 35 साल हबीब से पूछ ले किसने हुकूमत की है, किसी के पास जवाब भी नहीं है। ये है स्टोरी ऑफ 70 साल आपके आइन की। ये दुनिया का वो मुल्क है, अमेरिका का जो आइन है वो 200 साल से पुराना है। 200 साल में उसमें 8 तरमीमें सिर्फ हुई हैं। हमने 75 ईयर्स में 4 कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी है। 4 कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की है वो 21-22 कर दी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला एहतराम है, सबसे बड़ा मसला कानून और आइन नाम की चीज़ नहीं है। मुझे दुनिया का कोई मुल्क दिखा दे 203 में से जिसका साबिक वज़ीर आज़म के कि भाई मुझे फ़लाँ बंदे ने गोली मारी है, मुझ पर फ़लाँ बंदा कत्ल करना चाह रहा है, उसकी FIR ना हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या है। ये बात कर रहे हैं आइन कॉन्स्टिट्यूशन की, मुझे कोई इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर जब भी इलेक्शन होते हैं वो नज़रिया ज़रूरत के तहत होते हैं। यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं जिसको जिताना होता है उसके लिए होते हैं, और अब इमरान की बारी नहीं है। बाकी अब जिन्होंने करवाने हैं उनको अगर ज़रूरत महसूस नहीं होगी इलेक्शन की, तो नहीं करवाएंगे, आप ये कह रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हबीब अकरम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक्स आएंगे तो बात करेंगे कि ये जो कल शॉर्टेज हुई थी पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम मसनूआत की, वो अचानक आज शॉर्टेज खत्म कैसे हो गई। और ओगरा जो बेसिकली कहते हैं कि जनाब उन्होंने तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है कि समरी आई है, वो फाइनेंस डिवीजन गई है यहाँ वहाँ, ये सब कुछ नहीं हुआ। वो जो क्या दिहाड़ियाँ लगी पेट्रोलियम डीलर्स के साथ, जो उनकी अंदर की साजबाज थी, उस पे आपको अपडेट करेंगे किस किस ने कितने पैसे बनाए। वो कह तो रहे हैं हम इस पे इंक्वायरी करेंगे, लेकिन क्या निकलेगा उसमें से, पहले कभी कुछ निकला है? ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। वेलकम बैक।
पेट्रोल बिजली की जो पेट्रोल और डीजल की वो दिमाग बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आती क्योंकि इतना बड़ा इजाफा हुआ है। तो कल आपको पता है खबरें चलती रही हैं, आप में से बहुत सारों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको लंबी लाइनें वहाँ पे लगी नजर आएंगी। मैं भी कल एक किसी तरह की लाइन में लग गया क्योंकि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ था। तो मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा कि यार ये पेट्रोल महंगा होने लगा। कहते जी महंगा नहीं होने लगा, शॉर्टेज हुई है पेट्रोल की। कल रात तक पूरे मीडिया में, सुबह तक बल्कि, किसी को नहीं था पता कि पेट्रोल बढ़ने लगा है। उससे पहले हम देखते होते हैं कि जनाब हर 15 दिन बाद चेंज होनी है, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ओगरा ने इतने की समरी भेजी, वो समरी जाएगी अब फाइनेंस डिवीजन के पास, वो फिर दोबारा यहाँ पे भेजेंगे, वो वजीर आजम के पास जाएगी और ये सारा कुछ एक प्रोसेस चलेगा। आज सुबह सुबह इसहाक डार साहब ने आके बताया आपको कि जनाब 35 रुपए डीजल पे, 35 रुपए पेट्रोल पे पर लीटर बढ़ गए हैं और केरोसिन ऑयल और बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे उनकी भी कीमतें बढ़ी हैं। एट द वेरी सेम टाइम हुआ यहां पर ये जो खबर अंदर से हमारे पास आई वो ये थी कि ओगरा ने पेट्रोलियम कंपनीज को तकरीबन पहले बता दिया हुआ था कि ये इंक्रीज हम करने लगे हैं। एक तो आपको और मुझे जो 35 रुपए पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं वो जो एक टोका मारा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो अपनी दिहाड़ियां लगाई हैं, जो अपनी फटियां लगाई हैं वो उससे भी बड़ी हैं। अब उसमें कहते हैं कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे और जो जिन्होंने ये होर्डिंग की, जिन्होंने शॉर्टेज क्रिएट की, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हमारे साथ मियां शाहिद साहब मौजूद हैं, जीएनएन के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं और पेट्रोलियम डिवीजन को कवर करते हैं और इन सब मामलों को बड़े गौर से उनकी नजर होती है इस पे। मियां साहब ये बताइएगा कि बाकी गेस्ट का भी वैसे मैं आपके साथ तारुफ करवा दूं, हमारे साथ खाकान नजीब साहब भी मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब। मैं जरा मियां साहब से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ले लूं, ये हुआ क्या है मियां साहब, ये ओगरा ने क्या किया है पेट्रोलियम कंपनीज के साथ मिलकर? ये शॉर्टेज थी, यहां से पैसे बढ़े हैं, शॉर्टेज ही खत्म हो गई, वो अचानक ही उन्होंने कहा जी सब कुछ पड़ा हुआ है पेट्रोल। तो क्या इन्होंने दिहाड़ियां लगाई हुई यहाँ पे? देखिए अकबर, ओगरा का इसमें कसूर नहीं है इतना जितना वजारत पेट्रोलियम का और जो मुकामी इंतजामिया है उनका कसूर है। ओगरा जो है वो रेगुलेटर जरूर है, लेकिन इस जो आज कीमतें बढ़ी हैं इसमें ओगरा को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। ओगरा से तो पूछा ही नहीं गया, इसलिए ओगरा जो है उसके पहले जो पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही थी वो सारे सबके इल्म में थी, ओएमसीज के इल्म में थी। ओएमसीज ने माल को रोका हुआ था, जो पेट्रोल पंप थे उन्होंने माल को रोका हुआ था, पेट्रोल रोका हुआ था। बाकायदा तौर पे कहा जा रहा था कि कीमतें बढ़नी है फिर बेचेंगे। और उससे पहले जो है वो एक लेटर जारी किया गया कि हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत की कमी है। ये सारे का सारा जो वो है कमी अचानक मियां साहब ठीक कैसे हो गई? ये यहां से कीमतें बढ़ने का ऐलान हुआ, कमी खत्म हो गई। अक्सर ये ओएमसीज को और पेट्रोल पंप डीलर्स जो हैं उनको जो है वो दिहाड़ियां लगाई गई हैं बड़ी बड़ी। जब उनको पैसे उनकी दिहाड़ियां लगेंगी तो उसमें सिर्फ उनकी दिहाड़ियां थोड़ी लगती हैं, ये तो ओगरा काम की भी लगती हैं और वजारत पेट्रोलियम की सारे जितने बैठे दिहाड़ियां। और वो तो हमें तब पता चलेगा, जो काम है वो भी हाथ होते हैं। वो तो हमें तब पता चलेगा कि अगर, अच्छा दो चीजें मैंने आपसे पूछनी है। पहले मैं छोटा सा कमेंट ये कर दूं कि अगर ये हुआ कि ओगरा ने इंक्वायरी की और हमें बताया कि ये फलानी ओएमसी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और ये फलानी है, इन्होंने ये किया था, इतनी दिहाड़ियां और इतना जुर्माना हुआ इनको, हमने किया इतना जुर्माना, फिर हम मानेंगे कि चलें ओगरा वाले इनके साथ नहीं मिले हुए। लेकिन क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने जुर्माने किए हो बड़े बड़े और ओएमसी से कोई पैसे निकलवाए हो? अकबर, आपको याद होगा जो इमरान खान के दौर में एक पेट्रोल बहरान आया था, उस दौर में एक इंक्वायरी हुई थी, बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई थी। और उससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में एक पेट्रोल बहरान आया था, उसमें भी इंक्वायरी हुई थी। और फिर पीपल्स पार्टी दौर में भी बहरान आया था, उसमें भी इंक्वायरी हुई थी, किसी पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इस पर भी कोई एक्शन नहीं होना, सिर्फ इंक्वायरी होनी है। एक इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और उसमें कहा जाएगा कि फलां ओएमसी जो है उसने खिलाफवर्जी की, फलां डीलर ने खिलाफवर्जी की, और उसके बाद मामला ठंडा, क्योंकि जो जैसे पहले सब मामला चलता है उनकी जेबें गर्म हो चुकी हैं। अकबर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब सारे मिले हुए हैं तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ इंक्वायरी तो नहीं करने लगे। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। खाकान नजीब साहब, ये कहा जा रहा है कि इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो 35 बढ़े हैं, अब इससे भी और ऊपर अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी है, उसके अलावा बिजली, गैस और जो IMF की डिमांड्स है वो सारा कुछ होना है। तो एक पेंट अ पिक्चर फॉर अस, ये आगे मईशत कहां पर जा रही है? ये आम आदमी का, पहले हम गरीब आदमी का कहते थे, अब तो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास हैं उनका भी गुजारा समझ ही नहीं आती कि किस तरह से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात है कि जब हम ये कहते हैं, मैं इसलिए ये बात बहुत एम्फसाइज करके कर रहा हूँ कि ये याद रखिए कि IMF के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। $3.5 अरब के रिजर्व्स हैं। सो IMF के साथ ना चलना, पिछले 3 माह का डिले, 25 अक्टूबर को IMF का 9th रिव्यू होना था। आप जहाँ पे आज खड़े हैं मेरे ख्याल में खड़े नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी। मेरे लिए ये बहुत ही एक तशवीशनाक बात है।
अगर आप IMF का रिव्यू टाइमली कराते, अगर आप IMF के प्रोग्राम को एज एन एंकर यूज करते, आज आपके रिजर्व्स ये ना होते। अगर ये रिजर्व्स ना होते, मैं इसलिए ये हाइपोथेटिकल पेश कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। ये कहना तो आसान है कि अब हो गया, अब क्या करें। अगर ये रिजर्व 3.5 की बजाय 7-8 अरब होते, ये कैसे होते? IMF के 1.2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के, UAE के हमने जो वापस किए हैं वो वापस करके हमें रीफाइनेंस हो जाते, चाइना से 700 मिलियन। तो आपकी जो रुपए की कदर पे प्रेशर है, मेरे ख्याल में वो इतना ना होता, आपकी एक ऑर्डरली मूवमेंट होती। अगर ऐसा होता तो इस वक्त जो 20 रुपए की प्राइस बढ़ी है, वो बढ़ी है पेट्रोल में फ्रॉम दी प्राइसिंग चेंज जो आया है। 35 में 2 कंपोनेंट्स हैं मेन, वो 20 रुपए में जो है एक कंपोनेंट है जो इंटरनेशनल ब्रांड की कीमत बढ़ी, चले वो तो आपने पास करना था। एक कंपोनेंट है जो आपकी डिवैल्यूएशन से आ रहा है, आप उसको हैंडल कर सकते थे। कहने का मकसद ये है कि अब इसके बाद, और दूसरी बात का तायुन ये कर लीजिए कि क्या कीमत का तायुन IMF कर रहा है या ओगरा कर रही है। एक तो पूरे मुल्क को मैं समझा के थक गया हूं, पॉलिसी मेकर्स को समझा के थक गया हूं, मीडिया को। ओगरा कर रही है तायुन इसका भी और गैस की कीमत का भी। इसी तरह नेपरा कर रही है तायुन इलेक्ट्रिसिटी का। बिल्कुल चेंज आने वाला है। नेपरा ने एक तायुन किया हुआ है, IMF आपसे कह रहे हैं कि उसको पास कीजिए, वो 7.5 से 12 खान साहब, ये जो आपने कहा है कि वुड दैट इट कुड बी लाइक दैट, ऐसे होता तो वैसे हो जाता, ये किसने खराब किया? इसहाक डार ने किया कि मिफ्ता ने किया? देखें, ये जो भी इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, सारे डिसीजन इन दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स में से कौन ज्यादा मोरद इल्जाम है? सर, आप 12 महीने पहले चले जाएं, पाकिस्तान के रिजर्व्स 18 अरब डॉलर पे खड़े हुए थे। अगर हमने शॉर्ट टर्म ही देखना है कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट कैसे हुई है, अब 12 महीने बाद रिजर्व 3.5 अरब पे खड़े हैं, तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमने ये 7वां और 8वां रिव्यू भी डिलेड किया। हमने पेट्रोल पे जब सब्सिडी दी तो उसका नुकसान हुआ, उसके बाद PDM ने भी टाइम लिया उसको ठीक करते हुए, और अभी भी ये डिसीजन कर नहीं पा रही पाकिस्तान की अथॉरिटीज कि हमें अनइक्विवोकली IMF के प्रोग्राम में रहना है। ये प्रोग्राम IMF का नहीं है, ये मैंने इसलिए जान के वर्ड यूज किया, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। आपने करना है इस प्रोग्राम को, आपने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को गिरने से बचाना है। जो भी काम है आपने, IMF आपको फंड देने को तैयार है, IMF आपको ये फैसिलिटी देने को तैयार है, आपको ये चेंजेस करना पड़ेंगे। देखिए, इसको समझिए, मुल्क एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में है। इसका क्या मतलब है? ये अभी खाकान साहब थोड़ी देर पहले ना ताहिर मलिक साहब, हम अक्सर ही ये बात कर रहे होते हैं कि ये सारे जो ठीक है करना पड़ेगा जी, हार्ड स्टेप्स हैं, ये बड़ी सख्त किस्म की जो है ना पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, अब ये सारा कुछ हमसे ही निकलना है हमेशा। कभी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होगा कि यहाँ पर जो अशराफिया की अयाशियां चल रही हैं वो किसी तौर पे खत्म हो जाए। उसके बारे में कुछ IMF इनको फोर्स नहीं कर सकता कि यार अपने भी तो खर्चे देखें आप जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है आपकी, दूसरी स्पेंडिंग्स की खैर मैं बात नहीं करता, लेकिन ये किस तरह से बेहतर हो सकता है? आई एम रियली ग्लैड कि आपने बिल्कुल बहुत ही मौजू सवाल सामने रखा है। ये मैं क्यों कहता हूँ, मैंने आज एक द न्यूज़ अखबार में एक आर्टिकल लिखा है, न्यूज़ ने एक मेन आर्टिकल कैरी किया, उसका नाम है ऑस्टेरिटी ट्रूली मिसअंडरस्टूड। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। IMF देखें सिर्फ आपको ICU से बाहर निकाल सकता है, उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट आपका काम है, वो IMF का काम नहीं है। आप 25 मरतबा और IMF में चले जाएं, ये हल नहीं होगा। हल किस तरह होगा? जैसे आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपने तहैया किया हुआ है कि हमने एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगाना, वो 20% है GDP का, आप ना लगाइए, आपको बोरो करना पड़ेगा। आपने ये तहैया किया हुआ है कि आपने कॉन्शियसली रिटेल पे टैक्स नहीं करना, अगर आपने ये नहीं करना तो आपको सेल्स टैक्स लगाना पड़ता है, आपको PDL 850 अरब की कलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप सेल्स टैक्स कम करना चाहते हैं तो मैंने 2 चीजें आपके सामने रखी। आपने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मेरे वालिद साहब का अगर घर है, और ये मैं इसलिए अपनी मिसाल देता हूं कि लोग समझ जाएं इसको, और अल्लाह उनको जिंदगी दे, पर जब वो हयात नहीं होंगे तो वो घर जब मेरे नाम आएगा तो मैं क्या टैक्स दूंगा पाकिस्तान में इनहेरिटेंस पे? 0। मैं अगर आज 1 करोड़ का एक प्लॉट लेता हूं और उसको डिफेंस में, बहरिया में, कहीं भी PCHS कराची में आज से 5 साल बाद 2 करोड़ का बेचता हूं तो मैं क्या टैक्स देता हूं? 0। आपने ये तय किया हुआ है कि आपने कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो प्रॉपरली नहीं इंप्लीमेंट करना। आपने ये, अब मैं अगले दिन एक नोबेल प्राइज विनर हैं, देखिए अब मैं एक थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूं यहाँ पे खाकान साहब, वो एग्रीकल्चर वाली आप बात कर रहे थे, उस पे तो हमारा जो थीसिस होता है वो यही होता है मलिक साहब, ये चूंकि
मेजॉरिटी जो है, बड़े लैंड होल्डर्स जो हैं, वो बैठे में खुद लॉ बनाने के लिए अपने खिलाफ कैसे बना दें? डॉक्टर साहब का फायदा उठाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आपकी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, सही, आप दिल से बात करते हैं, इंसानों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मगर मेरा सवाल है, हमारे यहाँ जो टॉप हमारा इंटेलेक्चुअल है, इकोनॉमिस्ट, उसने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं की। उसने ये कभी बात नहीं की कि दुनिया में सबसे कम इल्म पे पैसे लगाने वाला मुल्क का नाम है पाकिस्तान, दुनिया में सबसे लोएस्ट हेल्थ पे लोगों पे जो पैसे लगाता है पाकिस्तान। आप लोगों पे तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। जिस क्वालिटी का बंदा आप बना रहे हैं, ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, ना आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। सारी लड़ाई है टैक्स से रखनी है। कोई इंसानों की बात नहीं हो सकती कि हम अपना एजुकेशन का बजट बढ़ाएं। लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट की कोई पाकिस्तान में बात ही नहीं है। इसकी क्या वजह है? आपने दुरुस्त रखा। मैंने अभी तो सिर्फ ये बात की है, जैसे मुझसे पूछा आपने लोगों ने कि किससे टैक्स लेना चाहिए। मेरे ख्याल में टैक्सेस ये लगने चाहिए, अगर आप जीएसटी को कम कर दें तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अगर आपको पीडीएल नहीं लगानी तो जो मैंने आपके चीजें रखी हैं सामने वो कीजिए। अब 2 एरियाज हैं, मैं इसमें आपके एजुकेशन पे आता हूं। सोशल सेक्टर में 3 एरियाज हैं। अगर आपने अगले 5 साल में इस मुल्क में कोई उम्मीद की किरण जगानी है, नंबर 1, आप 55 लाख लोग आर बोर्न इन पाकिस्तान एवरी ईयर। आपका 2 से 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। बांग्लादेश को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए। मैं इन 2 की मिसाल इसलिए देता हूं कि इन्होंने ओवरकम किया है, और आप एक आपका पार्ट था और दूसरे को आप इस तरह समझते हैं कि वो आपका भाई है। अगर आप यही करते रहेंगे तो पाकिस्तान कभी भी नहीं संभल सकता, जितने मर्जी रिसोर्सेज पैदा करें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्पेंडिंग है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च पे। ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि फीड तो करना है ना इन लोगों को। बिल्कुल। आप 0.18% ऑफ योर जीडीपी स्पेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। आप यकीन कीजिए कि आपकी जो यील्ड्स हैं कॉटन की, मैं इसलिए मिसाल देता हूं क्योंकि हम पूरा मुल्क कहते हैं कि हम टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं, वो सिर्फ इस वक्त 1.7 टन पर हेक्टर है। चाइना 9 टन पर हेक्टर पे है, ऑस्ट्रेलिया 10 टन पर हेक्टर पे है। जिनको दोस्त कहते हैं वो कहां खड़े हैं? नंबर 2 स्पेंडिंग। और अब आपने बात की एजुकेशन की, पहले इन 2 चीजों को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपने स्पेंड करना है, चाहे 4 बच्चों पे करें या 2 बच्चों पे करें, तब क्वालिटी बनेगी। उसका मयार तो ये है कि आप ये तहिया कीजिए। खाने को नहीं मिल रहा लोगों को, और स्पेंडिंग वाला मामला है तो बहुत जरूरी, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है एट द वेरी सेम टाइम। खाकान साहब, आखिरी चीज सिर्फ ये कि ये हफीज शेख साहब भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, हफीज पाशा साहब माजरत के साथ, तो वो एक फिगर सभी कोट करते हैं कि 2.5 खरब रुपए की सब्सिडीज और मुराद इस मुल्क की अशराफिया ले जाती है, और ये एक गरीब मुल्क है, ये एक फकीर मुल्क है। वो कौन कौन सी 2.5 खरब के अंदर मोटी मोटे उनके क्या हेड्स हैं वो जो ये सब्सिडीज लेके जाते हैं, ये अशराफिया? तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर आप पाकिस्तान की, ये बड़ी आज खुशाइन बात है कि ये ही एक ऐसी चीज है जो मैंने अपने आज के ऑस्टेरिटी प्लान में लिखी है। इसको बहुत आसानी से हम कहते हैं ये टैक्स एक्सपेंडिचर है। टैक्स एक्सपेंडिचर जो है वो एक टैक्स कंसेशंस हैं। ये टैक्स कंसेशंस वो एसआरओज हैं हमने जो कई इंडस्ट्रीज को दिए हुए हैं। हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को बाहर रखा हुआ है, हमने उसको प्रोविंसेस में रखा हुआ है। टोटल कलेक्शन पाकिस्तान में, आप हैरान हो जाएंगे, 3 अरब रुपया होती है पूरी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में। वो 20% है इस वक्त पूरी कौम का। हमने इसी तरह रिटेल को जो बाहर रखा हुआ है। ये वो सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है और दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग आ जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमारे साथ मौजूद, कीमती वक्त दिया। ताहिर मलिक साहब, वो ताजरों की उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। वो आप उनसे टैक्स लेने जाते हैं ना, वो रोड्स पे आ जाते हैं। आप शोरूम्स वालों से लेने जाते हैं, वो रोड्स पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कहती है मेरा पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो जाएगा, वोटर नहीं रहेगा मेरे पास। वो 100 तरह की ब्लैकमेलिंग चलती है। और दूसरी तरफ वो जो आप पहले बात कर रहे थे, वो जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है तो उससे फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज क्यों करेंगे? यहाँ पे भी बड़ा मिसपरसेप्शन है ये टैक्स चोरी वाला। देखिए, आपने इनडायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, ये दुनिया का आम बंदे पे लग रहा है। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक आप डेमोक्रेटिक, आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम में ब्यूटी नहीं लाएंगे, आम आदमी की आवाज़ नहीं लाएंगे, सही सियासतदान नहीं लाएंगे, तो इस तरह ही होगा।
आप मुझे बताएं यहाँ का जो सबसे पाकिस्तान का अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी जो भी है, उसको कोई 100 रुपए का ना कार्ड लाए मोबाइल का, और सबसे गरीब आदमी को कोई 100 रुपए का कार्ड लो, दोनों एक टैक्स देते हैं, 42 पे दोनों देते हैं। तो पॉइंट ये है कि इंडायरेक्ट टैक्स देखें, जो पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी वो 1 लीटर पेट्रोल लेगा 270 रुपए का, जो बेचारा मोटरसाइकिल में आधा लीटर भी डलेगा, टैक्स दोनों एक जितना दे रहे हैं। जुल्म क्या रहा है? जुल्म ये है कि आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेगी। ये पैसों से पाकिस्तान अब ठीक नहीं होना, आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली, और वो वही करेगा जिसकी नीयत होगी, और जो ब्लैक नहीं आप चला नहीं सकेंगे। अकबर, मेरा ये कमेंट प्लीज आप ले लीजिए, आप इस तरह मुल्क नहीं चला सकते, अब काफी होगी, अब आपको स्ट्रक्चरल चेंज करनी पड़ेगी। कितनी कुछ देर तक ये अयाशियां और वो भी कर्ज के पैसों पे चलती रहेंगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ बेग साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे ये जो अभी बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के पैसे, इसके बाद इसका जो इफेक्ट आना है इन एक्चुअलिटी आवाम के ऊपर वो कितना होगा, और ये कब तक अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान कि ये आवाम को खून चूसा जाए और यहाँ पे एहतजाज भी कोई नहीं होते थे। लोग खुदकुशी जरूर कर लेते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। तो खैर इन मामला पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 35 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ गया। एक दौर था, हमें पता चला था कि 7 रुपए कीमत बढ़ी थी। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट करके बताया था कि नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के चले गए थे। इतना जुल्म हो गया, 7 रुपए कीमत बढ़ा दिए थे वैसे उन्हीं की पार्टी के, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। एनीवेज, अब जो सूरत हाल बनने लगी है, हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मौशत हैं और इन तमाम मैटर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बेग साहब, यहाँ पे रुकेगा नहीं ये मामला, दैट्स फॉर श्योर। सिर्फ 35 रुपए पे, ये इससे ऊपर भी मजीद भी आगे जानी है। 35% कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी कि महंगाई की शरह 35% पे चली जाएगी। व्हाट डज दैट मीन? ये कितना खतरनाक सूरत हाल होगी? लगता है आवाज नहीं आ रही। बेग साहब, आवाज आ रही है? अच्छा जी 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 वो आप पूछ रहे थे, जो मुझे समझ आई है कि एक तो इन्फ्लेशन के मुतालिक आपने बात की, एक आपने बात की पेट्रोल के मुतालिक के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितनी महंगी होंगी और उसके आने वाले दिनों में क्या यानी असरात क्या होंगे। जी प्लीज। मेरा ये ख्याल है कि अगर यही आपका क्वेश्चन है तो देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो अभी 35 रुपए बढ़ाए गए हैं, ये बेसिकली आपको पता है कि बुनियादी तौर पे वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही थी, उन्होंने उस प्रोडक्ट्स पे से वो सब्सिडी ख़त्म कर दी। और जो आपकी डिप्रिसिएशन ऑफ पाक रुपी हुई है, क्योंकि ये एक मुतालबा था, एक कंडीशन थी IMF की, वो उसका असर है। और दूसरा असर, आपने सब्सिडी ख़त्म की है। और आने वाले दिनों में जो आप कह रहे हैं, चूँकि मज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, आपको पता है नामा जो हमारा दौर है, राउंड है नेगोशिएशंस का, जिसमें वो ज़ाहिर है इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं IMF कि क्या पाकिस्तानी मईशत जो है वो सही समत में जा भी सकती है या अल्टीमेटली पाकिस्तान एक डिफाल्टर के तौर पे होगा, श्रीलंका होगा। उसके लिए इन्होंने प्री कंडीशन के तौर पे 35 रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप ये एक्सपेक्ट करें कि नंबर 1 ये है कि आपकी जो पेट्रोलियम लेवी है वो 50 रुपीज पर लीटर पे जानी है। और जब ये 50 रुपीज लोग जो देख रहे होते हैं ना, उनके लिए एक मैं गुजारिश करूं कि मतलब हम अगर जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज जार्गन से उनका इस्तेमाल ना करें, हम सिर्फ ये देखें कि खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी हो जाएगी, उसकी वजह से बिजली कितनी महंगी हो जाएगी, जो आम बंदे ने वो करना सारा कुछ। इस पर हमें थोड़ा सा कीजिएगा, एनलाइटन कीजिएगा। जी देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये सारी महंगाई जो है ना, अभी आप कह रहे थे कि 35% नहीं, ये महंगाई आने वाले दिनों में मुझे जो लग रहा है, आप जो एक फूड इन्फ्लेशन है और एक दूसरा जो है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है, मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट करें कि कम से कम ये 50% क्रॉस करेगा। उसकी वजह यह है कि अभी भी ये 40s में चल रहा है, ये 30s में नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर ये 50s क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है कि आप एक हाइपर इन्फ्लेशन में पहली दफा दाखिल हो रहे हैं और हाई इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन में जा रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि ये इस तरह का ज़ाहिर प्रोग्राम आपको लेना ज़रूरी भी है, लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती है, हमारी गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोच रही कि हम लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग करते, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आते, कोई रीप्रोफाइलिंग ऑफ इकोनॉमी करते। मैं आपको बताऊं कि रीप्रोफाइलिंग का क्या मतलब है। रीप्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे आपने इंटरेस्ट रेट को किधर रखना है।
और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी यहाँ पे लानी है, और उसके मुकाबले में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कितना बेहतर करना है, और आपने जो मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस किए हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, चाहे वो चाइना के साथ कोई हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या रशिया के साथ अभी डील होने जा रही है, क्योंकि आईएमएफ जो कुछ कह रहा है, जाहिर है आईएमएफ ने तो अपना एक प्रोग्राम और रिकवरी भी देनी है। उसके लिए पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त गरीब आदमी जो है, आप सही कह रहे हैं, वो अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। गरीब छोड़ के सर अब तो मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रही। जब यहाँ पे मलिक साहब वो जो फ्री लंच थे ना वो खत्म हो गए। एक मिनट के लिए, जब ये जी फ्री लंच खत्म हो गए और आने वाले दिनों में मेरे पास कम से कम एज एन इकोनॉमिस्ट कोई खुशखबरी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट करें कि ये जो पेट्रोल है ये 300 से ऊपर होगा, और अगर खुदा ना खास्ता हमारी करेंसी इतनी डिप्रिशिएट हो जाती है 300 और 320 पे चली जाती है, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आपका जो पेट्रोल है ये 320 और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो भी 300 से ऊपर, डॉलर भी 300 से ऊपर, इस तरह की सिचुएशन ये नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में। नहीं सही कह रहे हैं, वो ऐसे ही होगा। देखिए जी बिल्कुल नजर आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपका गुजारा कोई नहीं है। देखिए आप इस वक्त किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि सऊदी अरब से लेकर, चाइना से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर कोई आपको जो है ना, आपको बेल आउट करने को तैयार नहीं है, ना बाइलेटरल लेवल पे ना मल्टीलेटरल पे। और जब तक आईएमएफ आपका प्रोग्राम बहाल नहीं करता, और आईएमएफ प्रोग्राम बहाल करेगा उसकी तो 4 कंडीशंस हैं, वो 4 कंडीशन जब आप फुलफिल करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हर चीज को महंगा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक आम बंदे के लिए, मिडिल क्लास के लिए, मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल एक सरजमीन है। वो कैसे गुजारा करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन है? मुझे तो नहीं अंदाजा कि क्या सोल्यूशन कोई है भी कि नहीं है। अब अच्छा देखिए, हमने सारा डॉलर आईएमएफ से बाहर निकले नहीं है। ये अभी जो साहब डॉक्टर नजीब साहब बता गए 75 लाख बच्चा हम हर साल पैदा कर रहे हैं। अब देखिए 2-3 बड़ी सिंपल बातें जो हमने कभी प्लानिंग, हमारा मसला दिमागी भी है। जितनी हम 29 अरब डॉलर को 30 अरब डॉलर का पेट्रोल हमें चाहिए। हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, गरीब मुल्क है। और देखें ज़रा हमारा कमाल देखें, अंदाज देखें, हमने 1 मैन 1 मोटरसाइकिल, 1 मैन 1 कार का कल्चर ले हैं। यार दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड कर सकता है जिसमें 2/3 अक्सरियत जो वो $2 डे से कम हो और 1/3 जो आबादी हो 8 करोड़ ने रोटी ना कभी खाती हो। आपको पता है 40% पाकिस्तानी ने जिंदगी में एक दफा साफ पानी नहीं पिया। वहां कल्चर आप फैमिली प्लानिंग की एक दौर में कैंपेन चलती थी, उसको छोड़े नहीं। अच्छा उसके बाद वो इसलिए नहीं चलती क्योंकि उसमें भी पॉलिटिकल कैपिटल। मैं आपको $10 बिलियन बताता हूं, किधर आप 1 बिलियन पे लड़े, मैं $10 बिलियन बताने लगूं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम इस मुल्क में लेके आते, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम लेते, आप खड़े खड़े ये जो गाड़ियां खरीदते हैं वो भी डॉलर की सूरत में जाती है। फिर गाड़ी चलाने के लिए यहाँ आपको पता है अमीर आदमी, मुझे तो पता नहीं है ये प्रोटो टाइप गाड़ी कितने सीसी की है, बताएं जरा मुझे। 1600 पता नहीं 2200 नहीं, ये 3000 सीसी की है। और आप लाहौर के गरीब इलाकों में एक जो चिंची है ना 70 सीसी का, वो 12 बंदे उठा रहा है। कितने? 12 बंदे 70 सीसी पे। अमीर आदमी 3600 सीसी पे अकेला जा रहा है। और भाई खुदा का वास्ता है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस सोसाइटी में लाओ, 10-15 बिलियन डॉलर आप बचा लेंगे। 1 बिलियन डॉलर पे हम रो रहे हैं। मुझे एक चीज की ना बेग साहब मुझे समझ नहीं आती, मैं पता नहीं हैरानी होती है, अफगानिस्तान के अंदर जब से ये अफगान तालिबान रजीम आई है वहां पे वो डॉलर उनका स्टेबल खड़ा हुआ है। अब ठीक है वो यूटिलिटी के हिसाब से होता है उसका, लेकिन अफगान करेंसी बहरहाल अंदर तो वो खर्च ही रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये क्या अफगानी वजीर खारजा जो है वो बहुत ज्यादा कोई बड़ी कमाल किस्म के आदमी है, और 84 रुपए के ऊपर उन्होंने अपने अफगानी रुपये के मुताबिक उन्होंने डॉलर रखा हुआ है, स्टेबल है वहां पे। हमारा 300 क्रॉस करने लगा। बाजवा साहब आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्या बात ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन अफगानी करेंसी नहीं हो रही, जहां पे वो गवर्नमेंट है जिसको दुनिया में तस्लीम नहीं किया जाता। मेरा ये ख्याल है कि देखें ये जो एक्सचेंज रेट होता है इसकी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये बेसिकली कोई डिटरमिन नहीं कर रहा होता। एक तो मार्केट कर रही होती है, नंबर 2 ये है कि हमारे जैसे मुल्क जो है, जो IMF कह रहा होता है वो हम कर रहे होते हैं, इसलिए कि IMF बेसिकली
बेसिकली तो वो सॉल्यूशंस अपनी तरफ से दे रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, वो कहते हुए मुझे डर भी लगता है कि वो बात मीडिया में कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। बात यह है कि वो इकोनॉमिक हिटमैन थ्योरी है। हकीकत बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई जो डिसीजंस हो रहे होते हैं, देखिए वर्ल्ड बैंक को समझने वाले समझ गए हैं। साहब आपकी बात, जॉन पर्किंस का आपने जो कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन का हवाला है, उसके पीछे कौन होता है? अमेरिका बहादुर होता है। मलिक साहब आखिरी मिनट चल रहा है, सिर्फ ये बता दें कि ये समझ आपको आई है, अफगानी डॉलर बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, वो वॉर हिट कंट्री है, उनको तो बॉम्ब करके निकल गया अमेरिका इतना, और वो हमसे बेहतर चला रहे हैं। अकबर देखें ना, ये सारा क्राइसिस तो फ़ायदा अमीर आदमी का। जिस तरह आपने बताया, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि जो एक दिन पेट्रोल की किल्लत हुई है, कहीं किसी ने अरबों रुपए कमा लिए हैं। जब आप देखें अरबों रुपए कमा लिए, बहुत सारों ने कमा लिए, होना इसका कुछ नहीं। और सब मसला पता है क्या, प्रोग्राम कट जाएगा, वो क्लोजिंग का टाइम हो गया। अगले हफ्ते जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। आज के प्रोग्राम पे अपना फीडबैक दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।